हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा पंजाब सियासी लिहाज से कामयाब रहा या फिर फ्लॉप? पीटीआई अरकान असेंबली अपने पार्टी के वजीर आला का पंजाब में शानदार इस्तकबाल करवाने में नाकाम क्यों हुए? क्या वजीर आला सोहेल आफरीदी के दौरे के बाद पंजाब में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चल सकेगी? पंजाब हुकूमत ने वजीर आला की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के लिए किस हद तक तावन किया? वजीर आला केपी का दौरे में नामुनासिब प्रोटोकॉल मिलने पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया गया। केपी वजीर आला के दौरा पंजाब में सहाफी और मीना खान के सवालों जवाब पर पूरे मुल्क में तनकीद जारी है। वजीर आला केपी की लाहौर के सहाफियों से मुलाकात, बानी की रिहाई के मुतालिक सहाफियों को क्या जवाब दिया? इस अहम सियासी दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान और इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा आखिर में माहौल खराब करने के मोटरसाइकिल जिम्मेदार करार दे दिए गए। ई बाइक और रिक्शा पर हुकूमत की तरफ से अरबों की सब्सिडी देने का आगाज हो गया। मुल्क भर की सड़कों पर 2,85,00,000 गाड़ियां चलने का इंकशाफ। पाकिस्तान स्टील मिल्स में स्क्रैप चोरी होने और बद इंतजामी का इंकशाफ। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड एक इंजीनियर को लगा दिया गया। स्टील मिल मजीद बर्बादी के दहाने पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री के इजलास में अहम इंकशाफात जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। और बड़ी एक अहम मुलाकात जो है वो सहाफियों से की केपी के सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने लाहौर में। इस पर बात करने के लिए मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार। और ये भी क्योंकि मुलाकात में जो है वो शामिल थे तो इन्हीं से जो है वो तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मंसूर, बिफोर आई गो ऑन टू द मुलाकात और उसमें क्या जो है वो डिटेल्स डिस्कस हुई, ये बताइएगा। मैं खत पढ़ रही थी सोहेल आफरीदी साहब का जो उन्होंने लिखा है मरियम साहिबा को, और काफी शिकायतें जो है वो की हैं। दो तरह से उन्होंने कहा है कि मिस ट्रीटमेंट देखी गई, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली और दूसरा उन्होंने जो मेंशन किया, दूसरा हिस्सा जो था इस खत का वो सोशल मीडिया कैंपेन के हवाले से था। अब वो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट की गई इट वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंटर प्रोविंशियल रिस्पेक्ट। वेन्यूज डिनाई किए गए, उनको हॉस्टिलिटी दिखाई गई, मार्केट एंड फूड स्ट्रीट्स को जो है वो बंद कर दिया गया, यहां तक कि टोटल ब्लैकआउट जो है वो नजर आया। यहां तक कि मोटरवे के रेस्ट एरियाज जो हैं वहां पर भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एंड देन एज आई सेड कि सेकंड जो हिस्सा था उसका वो सोशल मीडिया पे जो डेफेमेटरी कैंपेन्स चली, वो अकाउंट्स भी उनके ख्याल में लिंक थे विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आप क्योंकि लाहौर में बैठे हैं तो ये तमाम चीजें आपने विटनेस की वहां पर सोहेल आफरीदी के आने के बाद। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल में मैंने पिछले 3 दिन में जो भी इनका टूर था जो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया, मेरे ख्याल में ओवरकिल मोड के अंदर आई हुई थी मुस्लिम लीग नवाज या मरियम नवाज साहबा की जो हुकूमत है। पता नहीं बिला वजह का अननेसेसरी एक पैनिक था। ना उन्होंने किसी रैली का जो है वो ऐलान किया हुआ था, ना किसी जलसे का ऐलान था। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ घरों के अंदर, मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर उन्होंने विजिट करना था। इस दौरान जैसे ही मतलब जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मोटरवे से जब वो आ रहे थे तो चक्री का इंटरचेंज जो है या रेस्ट एरिया जो है उसको बंद कर दिया गया। व्हाई वुड यू डू दैट? आई मीन वहां पे कोई जलसा तो नहीं होना कि आपने उसको रेस्ट एरिया, अच्छा आपने उनके लिए नहीं बंद किया, आपने तमाम मुसाफिरों के लिए उसे बंद कर दिया। वो तमाम लोग जो मोटरवे पे सफर कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे आके मतलब फूड स्ट्रीट उसकी लाइटें बंद कर दी गई। मतलब क्या आप फूड स्ट्रीट बंद करके क्या हम खाना नहीं खाने देंगे आपको? सो उसके बाद जो कैंपेन चली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल अकाउंट से, एक्स के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो उनकी तस्वीर और मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर और उसके बाद नो ड्रग माफिया इन लाहौर, इस किस्म की बातें जो है वो की गई। सो आप एक्चुअली जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो हैशटैग इस्तेमाल कर रही थी तो उसी से ये बात पता लग रही थी कि बेसिकली उसके बाद जो चंद लोगों की जानिब से जो सवाल जवाब किए गए मीना खान अफरीदी के साथ और जो कुछ भी वो किया गया, उससे नजर आना शुरू हो गया कि बेसिकली इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हाथ है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ओवरकिल था, उसकी जरूरत नहीं थी। आराम से उनको काम करने देते। पंजाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड है तंजीमी हवाले से। आलिया हमजा साहबा ने आज ट्वीट किया है कि जी मैं एक सख्त फैसले लेने जा रही हूँ। सो आपको जरूरत ही नहीं थी, बिला वजह आपने इतनी हाइप दे दी। सो मुस्लिम लीग नून को मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इनको ना अपनी अपनी प्रमोशन नहीं करनी आती और दूसरे की डिमोशन नहीं करनी आती। हाँ सही बात है, ओवर एग्जैजरेटेड जो है वो रिस्पांस नजर आया। ये बताएं कि अगर मैं मुलाकात के हवाले से पूछूं, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो कैसा है सोहेल आफरीदी का? उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, डाउन टू अर्थ हैं, काम हैं, ये सब चीजें जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। उनकी बड़ी एक सहाफियों से एक दो मुलाकातें जो हैं वो इस्लामाबाद में भी जो है वो हुई थी। आपका क्या इंप्रेशन रहा? क्योंकि जब वो सीएम बने तो इंप्रेशन यही था कि यंग है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है,
इतना उस तरह का मैं कहूँगी ऑरा या स्टेटस नहीं है जो अली अमीन गंडापुर साहब का था, तो इनसे जो है उस तरह की उम्मीदें जो हैं वो भी वाबस्ता शायद नहीं थी। आपने कैसा पाया उनको? मेरे ख्याल में ही इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अली अमीन गंडापुर। गंडापुर साहब जो है वो तो एक माचो प्लेयर के तौर पे जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। मतलब वो जिस तरह कभी कभार लोगों से एक सवाल होता है ना कि अगर आप ये ना होते तो क्या होते, तो मुझे तो गंडापुर साहब जब भी नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो पॉलिटिशियन ना होते तो शायद WWF के कोई रेसलर होते हैं। मतलब वो माशाल्लाह कद काठ और मूछे और वो बाल, तो मुझे तो कभी कभार उनका ये इंप्रेशन आता है। सो सोहेल अफरीदी इज नॉट लाइक दैट। सोहेल अफरीदी इज क्वाइट मतलब डाउन टू अर्थ आदमी, बड़े सिंपल किस्म के आदमी है। अभी अभी जाहिर बात है उनको एक बहुत बड़ा ओहदा जो है उन्हें मिला है। अपने इलाके के हवाले से, अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से तो उनकी अच्छी नॉलेज है। मुझे लगा कि उनकी ग्रिप भी काफी मजबूत है। लेकिन नेशनल इश्यूज के हवाले से मुझे लगा कि ही स्टिल नीड सम टाइम। शायद उनको हर चीज जो होती है ना वो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग नहीं होती या रिटोरिक नहीं होता कि आप जो है वो उसके ऊपर कोई नारा मार दें। देयर आर सम वेरी सीरियस थिंग्स। मिसाल के तौर पे मेरी उनसे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे थे उसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से जो उन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श था। कि उन्होंने कहा कि जनाब साड़ी तो डील हुई है और हम तो 100 साल के लिए जो है कोई टैक्स नहीं देंगे उस इलाके में, तो ये इसी तरह ही चलेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है वो सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो अब उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो वो एक अनसेटिस्फैक्ट्री उनका आंसर था। लेकिन जाहिर बात है जो अपनी लोकल पॉपुलेशन, लोकल कंस्टिट्यूंसी है उसके हवाले से इज क्वाइट कंसर्न। एक बात है कि वो स्ट्रिक्टली इमरान खान साहब के नैरेटिव को जो है वो टो करना चाह रहे हैं, बट अपने अल्फाज जो है वो बड़े चुन चुन के वो अदा कर रहे थे। मतलब वहां पे चंद जर्नलिस्ट ने उनको एक्चुअली थोड़ा सा प्रोवोक करने की भी कोशिश की कि जी इससे पहले भी बड़ी बातें हुई हैं, लॉन्ग मार्च हो चुके हैं, तो आप क्या कर लेंगे, बताएं इसका आखिरी गेम प्लान क्या है, आखिरी ओवर में क्या होगा, क्या आप इमरान खान साहब के लिए जेल का दरवाजा खोल पाएंगे या नहीं। तो उसमें उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी, बल्कि उसमें वहां पे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए तो उन्होंने कहा भी उनको कि अच्छा इसका मतलब है कि आपकी आनियां जानी ही है बस, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ही वॉज केयरफुल कि मैं ओवर कमिटमेंट कोई ना करूं। मैं सारे जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि कल को वो शॉट जो है आप या मुझ जैसे एंकर अपने प्रोग्राम में दोबारा चला रहे हो। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपका हमने देखा, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन, मेरा ख्याल ज़्यादा खबरें आपके ये इंटरेक्शन या क्वेश्चन आंसर सेशन से बनी है। अभी आप जो बात आपसे रबिया भी पूछ रही थी, लेटर भी लिखा है उन्होंने, तो मरियम नवाज साहिबा जो उनकी हुकूमत इतनी पैनिक में क्यों थी? एक वजीर आला किसी और सूबे का आ रहा है, आ रहे हैं, मिलना है, आना है, जाना है, मतलब वाई सो मच पैनिक, क्यों? क्लास्टर साहब, मेरे ख्याल में बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक लीडरलेस जमात है पंजाब के अंदर। मैं इसको इसी तरह ही कहूंगा। मिसाल के तौर पे सारी लीडरशिप तो पंजाब की रिलेटेड जो है वो कोट लखपत जेल में बैठी हुई है। हमने एक्चुअली ये बात पूछी वहां पे उनसे, सोहेल अफरीदी साहब से, पंजाब का हु इज द गो टू पर्सन, तो उन्होंने कहा ये नहीं महतर पंचोता साहब बैठे हुए हैं, ये सलमान अकबर राजा साहब बैठे। मैंने कहा ये तो सारा वक्त इस्लामाबाद में होते हैं, ये तो लाहौर में होते ही नहीं है, तो पंजाब को लुक आफ्टर कौन करेगा? तो ही डिड नॉट हैव एन आंसर। उनको नहीं पता कि यहाँ पे कौन करेगा। मुझे लगता है अब इस ये जो एलिमेंट है मुस्लिम लीग नून की ये गवर्नमेंट जो है वो उसको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडरलेस जमात बन के पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रही है। उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जिसे कहते हैं ना, एक अगर कोई शेर जो है वो सोया हुआ है, उसको कोई लीड करने वाला कोई नहीं है, तो कोई ऐसी कोई मूवमेंट ना बन जाए, कोई ऐसी शख्सियत ना बन जाए जो एक्चुअली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में लीड करना शुरू कर दे। परवेज इलाही साहब के बारे में भी वहां पे सवाल हुआ कि जी किधर है वो, आप क्या उनसे विजिट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, लेकिन उनसे मुलाकात जो है वो प्लान का हिस्सा नहीं थी। सो चूंकि वो एक लीडरलेस, हेडलेस किस्म की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सपोर्ट बेस नहीं है। लाहौर के अंदर, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, लाहौर में पीटीआई की आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ उसके पास डायरेक्शन नहीं है कि उसको बताए कौन के इकट्ठे कहाँ होना है, रैली किधर निकालनी है, एहतजाज किस तरह करना है। लीडरलेस चल रही है बिल्कुल इस वक्त। आपने लीडरलेस की बात की, तो लाहौर में तो बड़े बड़े इनके पार्टी के बिग वहाँ बैठे हुए हैं, वो नजर नहीं है। हामिद खान साहब नजर नहीं है, सेनेटर हैं। अली जफर साहब हैं, वो नजर नहीं है। लतीफ खोसा साहब, वो मैं उनको कहीं पे उनको नहीं देख सका, हो सकता है वहां पे एक ही हमें नजर आए, वो सलमान अकबर राजा साहब थे। तो सलमान अकबर राजा साहब और इनका आपस में एक अपना ग्रुप है, बाकी कोई आपको नजर आए हैं जो पार्टी के लाहौर के बड़े मतलब मेन लोग हैं? आले हमजा साहबा का आप बता रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं मैं ट्वीट करूंगी, बाकी लोग किधर थे सर? उन्होंने इनको रिसीव नहीं किया, सी ऑफ नहीं किया, कि नजर नहीं आया, मेरी नजर नहीं पड़ी इन पे सर? नहीं, आप सही कह रहे हैं। और अगर वो कुछ लोग अगर वहां पे मौजूद भी थे तो वो इतना क्लाउड नहीं रखते पॉलिटिकल सीन के ऊपर कि वो बहुत बड़ी मूवमेंट कर सकें। तो इस वजह से मैंने ये बात की। सलमान अकरम राजा साहब बेशक लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं ऑन चौधरी साहब के खिलाफ, बल्कि जिस के सियासतदान नहीं है,
और आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर धड़ेबंदी जो है वो उसके बगैर आप मूव ही नहीं कर सकते, चाहे वो इवन आप अर्बन एरियाज के अंदर भी आ जाए। मतलब मैं जिस जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे सलमान अकबर राजा साहब ने इलेक्शन लड़ा, ये बड़ा एक पोश एरिया कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी धड़ेबंदी है और यहाँ पे धड़ों के अलावा आप चल ही नहीं सकते। तो सलमान अकबर राजा साहब को तो धड़ा ही कोई नहीं है। मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब अगर खुद कॉल दें, यहाँ पे 10-15-20 हज़ार बंदा नहीं लाहौर में वो इकट्ठा कर सकेंगे। तो इस तरह लाहौर की पॉलिटिक्स थोड़ी एक्टिवेट होती है, आपको जड़ों तक जाना पड़ता है, वर्करों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल गायब थी यहाँ पे इनकी। और इसीलिए जिन जगहों पे वो गए भी, मेरे ख्याल में 500,000 से ज्यादा बंदा आपको नजर नहीं आया, विच वॉज एक्चुअली क्वाइट एम्बैरेसिंग। मेरा ख्याल में आलिया हमजा साहिबा ने जो ट्वीट किया वो शायद इसी वजह से किया कि अब हमें पंजाब के अंदर कोई झाड़ू झाड़ू मारना पड़ेगा, बंदे हमें ठीक लाने पड़ेंगे ताकि कोई लीडर की पोजीशन नजर आए कोई। अच्छा, आपने सलमान अकबर राज साहब की बात की, 10-15 हज़ार बंदा वो नहीं इकट्ठे कर सकते। वो तो कह रहे थे, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि निकलाब में से 10,000 ये 5-10 हज़ार बंदों से तो नहीं आता, इसके लिए 5-10 लाख बंदा चाहिए। वो तो 5-10 लाख बंदे से कम पे तो मतलब वो समझते हैं कि निकलाब नहीं है। 5-10 लाख बंदा तो खान साहब कभी इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो सलमान अकबर राज साहब आप 5-10 हज़ार बंदा कह रहे हैं कि वो नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो ये फिर इनकलाब कैसे आएगा सर? नहीं सर, वो इस तरह तो इनकलाब नहीं आ सकता ना। मतलब ये अगर ये सच है, मैं बल्कि एक्चुअली वहां पे ना जब हम सुहेल आफरीदी साहब के साथ बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद सलमान अकबर राजा साहब भी उसी नशिस्त में आके बैठ गए और उनसे कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल उनसे किया गया। तो कि जी पंजाब में कोई एक्टिविटी क्यों नहीं नजर आती, खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है लेकिन पंजाब में क्यों नहीं नजर आती। तो उन्होंने बड़ा एक बचगाना किस्म का जवाब दिया, विच वाज आई वाज एक्चुअली क्वाइट शॉक्ड, क्योंकि वो एक बड़े मेच्योर वकील तो बहुत मेच्योर है, लेकिन एक पॉलिटिशियन मुझे वो बड़े बचकाना किस्म के लगते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पे आपको पता नहीं है, यहाँ पे 200-300-400 बंदा इकट्ठा हो तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो और इस वजह से देखिए कुछ नहीं हम कर पाते। तो भाई इस तरह तो नहीं होता ना, मतलब पकड़ के ले जाते हैं तो 200-300-400 को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 40-50 हज़ार आके खड़ा हो जाए तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता। उसमें से आप 200-300 को नहीं पकड़ सकते जब 50,000 का क्राउड आके खड़ा होता है। असल बात यह है कि ये आपकी नाअहली है। आप बेसिकली पंजाब के हवाले से, आपका और आलिया हमजा का आपस में जो है इस वक्त एक वो 36 का आंकड़ा चल रहा है, आपस में एक दूसरे को आई टू आई देखते नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं चल रही। तो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, वो आपस में सेम पेज के ऊपर नहीं है, आपस में इसी तरह बात नहीं करते, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये रिपोर्टेड फैक्ट है। तो ऐसी सूरत में पंजाब लवारिस नहीं होगा पीटीआई के लिए, तो और क्या होगा। अच्छा, मुनीफ फरूक साहब को आपने भी सुना होगा, इंतहाई वो खूबसूरत कमेंट्स भी करते हैं, तनकीद भी साहब आप पे, हम पे, उन पे, सब पे आती रहती है। उनका ये कहना था कि लाहौर का मिजाज वो भी जानते हैं, लाहौरियों ने अगर बाहर निकलना हो तो फिर उनके लिए कोई खौफ, फियर फैक्टर, कोई पुलिस वगैरह इतना मैटर नहीं करती। जिसका वो हवाला देते हैं, नवाज शरीफ साहब ने जब निकलना था जजेस की उनके लिए रेस्टोरेशन की लॉन्ग मार्च के लिए, तो उस वक्त भी उन्होंने पुलिस लगाई हुई थी रेमंड के बाहर, बहुत सारे के बाहर ना निकलें। इसके बावजूद वो बाहर निकले और बहुत सारे लाहौरी लोग जो हैं बाहर निकले। तो अब की दफ़ा लोग वोट तो देते हैं जो आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो बाहर निकल कर उनकी इस तरह के रिसेप्शन करने के लिए तैयार नहीं थे। डू यू एग्री विद हिज असेसमेंट के लाहौरियों को अपना एक मिजाज है मखसूस, और वो शायद उनको अफरीदी साहब को उस तरह का वेलकम नहीं दे सके जिसकी उनको तवक्को हो? नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस बात से करूंगा कि आई नो इट्स अ बैड एग्जांपल जो मैं बात करने लगा हूं, लेकिन सर 9 मई भी लाहौर के अंदर ही हुआ था। यही कोर कमांडर हाउस था, वही लाहौरिये निकले हुए थे, लेकिन उनको लीड करने वाले थे ना, उनको लीड करने वाले डॉक्टर यास्मीन राशिद थे, ये तमाम अफराद थे जो आज अडियाला वो उधर कोटलखपत जेल के अंदर मौजूद है। उनको लीड करने वाला कोई था, उनको बताने वाला कोई था। यहाँ पे कोई लीड करने वाला नहीं है। जो जिसको आपने जिम्मेदारी दी हुई है वो खातून आलिया हमजा साहिबा, वो खुद अंडरग्राउंड है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, लाहौरियों ने हमेशा, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो वेलकम किधर हुआ था, लाहौर में हुआ था। नवाज शरीफ साहब की अदलिया तहरीक का मार्च यहाँ लाहौर से शुरू हुआ था। 2014 में जब धरने के लिए लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, लाहौर से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे रिजवी साहब का जब जनाजा पड़ा गया, किधर पड़ा गया, लाहौर में पड़ा गया। तो ऐसा नहीं है। नहीं मंसूर, आप तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को वो कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं मुनीब को। मुनीब का यही तो कहना है, जो बातें आप बता रहे हैं कि लाहौरी में जब निकलना होता है फिर वो डर खौफ नहीं देखते हो, फिर वो निकलते हैं। ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं, ये तो मुनीब के पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांग कर रहे हैं कि जनाब जब उन्हें निकलना था 9 मई को भी निकले, इससे पहले भी निकले, बाद में भी नजर आते हैं। तो अब की दफा क्यों नहीं निकले कि अफरीदी साहब आए थे जस्ट टू रिवाइव द पार्टी इन पंजाब, ताकि खौफ का जो फैक्टर है वो तोड़ा जाए और लोग जो है ना बाहर निकले। नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर मोटिवेशन फैक्टर ही कोई नहीं है ना, कोई ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं है। डर, और ये भी हकीकत है, आई हैव टू गिव इट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक डर का फैक्टर है। मतलब लाहौरी पीटीआई के खिलाड़ियों ने मार खाई है काफी यहाँ पे, हकीकत है। मतलब जो जाहिर बात है उसका तो 1% भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ या इस्लामाबाद में नहीं हुआ, लेकिन जो पंजाबियों ने यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टरों ने मार खाई है,
वो शायद कहीं पे नहीं खाई। सो जाहिर बात है उसका एक फैक्टर होता है। और दूसरी बात यह है कि वो अगर आप सिर्फ एक कारकुन तक महदूद हो ना तो बात यह है, लेकिन अगर आप एक कारकुन को उठाते उठाते उसके बाप को उठा लिया ले जाया जाए या उसकी घर की औरतों के साथ बदतमीजी की जाए, घर का सामान तहस नहस कर दिया जाए। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब मिले कल, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मुझसे बात की। उन्होंने कहा मुझे हमें ये नहीं समझ आती पंजाब पुलिस को शीशों से क्या मसला है। मैंने कहा क्या मतलब शीशों से क्या मसला है? उन्होंने कहा जी हमने पूरा एक पैटर्न देखा है कि जहां पे भी ये जाते हैं ना शीशा देख के जरूर तोड़ते हैं, चाहे वो खिड़की का शीशा हो, एलसीडी का शीशा हो, वो लाइटों का शीशा हो, दहशत के लिए, टेरर फैलाने के लिए शायद मे बी के शीशा टूटता है तो सारे कांच फैलता है तो सारे टेरर जरा ज्यादा फैलता है। तो जब इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में आपके कारकुन ऑपरेट कर रहे हो तो जाहिर बात है डर का फैक्टर तो होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। मंसूर, ये तवक्को की जा रही थी कि वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं कि शायद मरियम साहब उनको इनवाइट करेंगी चाय पे, लंच पे, व्हाटएवर, उनको एक कर्टसी एक्सटेंड की जाएगी। उनकी ख्वाहिश भी थी सुहेल अफरीदी साहब की कि हमने कोशिश की, तो मरियम साहब क्यों उनसे मिलने से मतलब शाय रही हैं? मिल लेने में क्या उनको हर्ज थी अगर एक चीफ मिनिस्टर आए थे दूसरे सूबे से? मैं क्लासर साहब, मैंने ना मरियम नवाज साहब और इमरान खान साहब दोनों के ही इंटरव्यूज किए हुए हैं। मैं एक जुमला इन दोनों के बारे में ना कहता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के मेल और फीमेल वर्जन है। वो जिस तरह वो कहते हैं ना, मैं वो चोर डाकू लुटेरों से मैं नहीं मिलूंगा, मरियम नवाज साहबा की भी यही एटीट्यूड है, मैं इन लोगों से बात ही नहीं करूंगी, मैं तो इनसे कोई किसी की गुफ्तगू कर ही नहीं सकती। जबकि एक्चुअली आपका कद बढ़ जाता अगर आप इस तरह करती, आपका कद बहुत बढ़ जाता। लेकिन नहीं, जाहिर बात है वही बिल्कुल वही माइंडसेट है जो इमरान खान साहब वाला है। अलबत्ता सुहेल अफरीदी साहब से हमने सवाल किया कि मरियम नवाज साहब अगर पेशावर आई तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम पूरी तरह वेलकम करेंगे, उन्हें प्रोटोकॉल देंगे, अगर वो जलसा करना चाहती हैं पेशावर में हम वो करेंगे, हम उनको गाड़ियां भी देंगे, हम उनको स्टेज भी लगा के देंगे, हम उनको खाना भी देंगे, बंदे आप खुद इकट्ठे करेंगे अपने। अच्छा, तो उन्होंने कहा बंदे नहीं हम दे सकते, बंदे आप खुद इकट्ठे करेंगे, बाकी सारे इंतजाम हम आपके लिए करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग रिप्लाई। अच्छा, क्या ये माइंडसेट वो तो नहीं है, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे और बेनजीर भुट्टो साहब वजीर आजम थी, तो इसी तरह की सिचुएशन थी। बेनजीर भुट्टो साहब आती थी, नवाज शरीफ साहब उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते थे, जो प्रोटोकॉल का एक तकाजा था। बाद में भी हमने देखा है ये चलता रहा। तो सो वो माइंडसेट अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा है कि जनाब कि जो हमारे कोई मुखालिफ हैं पॉलिटिकली तौर पर, अदरवाइज कोई आइडियोलॉजिकली, तो उनको ना हमने मिलना है, ना इंटरेक्ट करना है, ना खाना पीना, ना रिसेप्शन, नथिंग। ये तो वही वाली बात लग रही है जो 88 से बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान थी, आपको भी याद होगा सर। मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहबा को जो मुस्लिम लीग नून के लोग या उनके करीबी लोग जो एक्चुअली एक एडवांटेज देते हैं या एक रीजन देते हैं ना इस तलखी की या ये जो कड़वाहट है उसकी, वो रीजन ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने एक्चुअली अपनी सियासत के अंदर जो प्रॉपर एंट्री है ना वो ही बड़े बैड सर्कमस्टांसेस के अंदर की है। मतलब वो पहले एक्चुअली वो जेल गई, उसके बाद वो असेंबलियों के अंदर गई। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी कुछ इस तरह का सिलसिला था, लेकिन टाइम ने सिखाया और मेच्योरिटी टाइम के साथ आई कि नहीं, यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट और आपको मूव फॉरवर्ड करना होता है। ये बेसिकली इट इज नॉट अबाउट मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान, इट इज या मरियम नवाज वर्सेस सुहेल अफरीदी, इट इज बेसिकली चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड चीफ मिनिस्टर केपी। आपको अपना वो जो जाती रंजिशें हैं उसको भुलाना पड़ेगा, सियासी रंजिशों को भुलाना पड़ेगा, एक सीएम को दूसरे सीएम के साथ इन टच रहना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी साहब से यह सवाल किया गया था कि जनाब आप क्या कोऑर्डिनेशन करना चाहेंगे मरियम नवाज के साथ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारा काम है, मैं एक जमहूरी इंसान हूँ, वो हमें इख्तलाफ है, ठीक है कि जनाब ये फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है और हमें कोई एतराज नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेशन करें और इनके साथ दोनों प्रोविंसेस जो है वो मिलकर आगे चले। अच्छा, क्या लगता है जो आपने पंजाब हुकूमत के उस ट्विटर की भी बात की, हमने भी देखा वहाँ पे भी, बल्कि आजमा बुखारी साहबा ने भी मेरा ख्याल है इस तरह की पहले ही बात कह दी कि या मंशियात लाने की आज़ादी नहीं होगी, बलाजी से माहौल मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो हो। तो क्या समझते हैं कि मरियम नवाज साहबा के गिर्द कोई वाइज और मैच्योर पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं है कि इस तरह की कंपेन आने से पहले शुरू कर दी गई और कुछ स्टेटमेंट मेरा ख्याल इस तरह के दिए गए जिससे प्रोवोकेशन वगैरह ज़्यादा बढ़ी है, मैच्योरिटी लेवल की कमी है? इतना बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, तो कुछ सीनियर एलिमेंट्स होने चाहिए थे कि इस पूरी सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना है। वो शायद खुद इतना बड़ा शो ना कर सकते जितना इनके स्टेप्स और इनकी मेरा ख्याल है प्रीएम्पशन की वजह से बन गया है शो। मैं क्लासर साहब, चूंकि मैं भी थोड़ी देर पहले मुझे बात करके हटा था ना, दोनों एक दूसरे के मेल और फीमेल वर्जन है। तो आपने पीटीआई के दौर में अगर आपको याद होगा, माशाल्लाह आपने बड़ी रिपोर्टिंग की है कि वहां पे एक सिलसिला शुरू हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा होते थे वो ट्वीट्स वगैरह करते थे या उनसे करवाई जाती थी, या और उसके बाद वो यूं करके ना इमरान खान साहब को या तो दिखाते थे या उन्हें फॉरवर्ड करते थे कि देखे सर मैंने ये सर, ये देखे मैंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी मैंने सर मरियम नवाज की या नवाज शरीफ की, और ये देखे मैंने फलां सहाफी को सर मैंने कितना रगड़ के रख दिया। यू नो, ये कल्चर था वहां पे। मुझे लगता है इसी तरह मरियम नवाज के इर्द गिर्द भी ना ये कल्चर बन चुका है
कि इनके आसपास के लोग जो है ना वो जानबूझ के अब ये हरकतें करते हैं कि जब हम ये मरियम नवाज को दिखाएंगे ना तो मरियम नवाज बहुत खुश होंगी। और एक्चुअली मैं जितना मरियम नवाज साहबा को जाना हूं इतने सालों में जो उनको मैंने कवर किया है, शी एक्चुअली हैज दिस नेचर। वो लोगों से क्लिप्स मंगवाती हैं, लोगों से ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स मंगवाती हैं, वो पढ़ती हैं और उसके बाद खुश होती हैं। मैं चाहे वो उनके हक में हो या अगले की मुखालफत में हो, शी गेट्स अ प्लेजर आउट ऑफ दैट। सो मेरा ख्याल में उनके इर्द गिर्द का बेसिकली जो ग्रुप है ना वो इन्हीं कामों के ऊपर लग गया कि हमने मैडम को खुश करना है। एक तो ऑब्वियसली उनके वहां पे ये रिवाज है कि जनाब वहां उनको मैडम कह के बुलाया जाता है, कोई मरियम साहिबा नहीं कहता, कोई चीफ मिनिस्टर साहिबा नहीं कहता, मैडम करके उनसे बात की जाती है। तो वो मैडम को खुश करने के लिए इस किस्म की चीजें, और उसके अंदर शाह से ज्यादा शाह का वफादार वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली उसको फॉलो किया जा रहा है। तो कोई फर्क पड़ेगा इनके इस विजिट से, दौरे से, जो इनका मकसद था अफरीदी साहब को पंजाब में? कोई आपको लगता है कि कोई मूवमेंट शुरू होगी, कोई जलसा जुलूस, लोग सड़कों पे बह रहेंगे, जो खान साहब भी चाहते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, कोई आपको लगता है उनके आने जाने के बाद विल इट मेक एनी डिफरेंस? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि जू की तू सूरत हाल है। ठीक है, एक खैर सगाली दौरा था, गंडापुर साहब ने इस तरह के दौरे नहीं किए थे। जो कोट लखपत जेल के जो कैदी थे इन लोगों के या दीगर अफराद थे, उनके घर आने जाने का सिलसिला गंडापुर साहब ने इस तरह नहीं किया था। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये तमाम अफराद जो अंदर थे, इनको ये बात फील होती थी कि हमें पार्टी ने जो है वो डंप करके रख दिया है, हमें अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया है, कभी कभार हो गया तो कोई जिक्र कोई कर देता है, वरना हमें कोई घास नहीं डाल रहा। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये सुहेल आफरीदी साहब का बेसिकली मकसद था। लेकिन जिस तरह वो शुरू में बात हुई थी एक हाँ। हेडलेस चिकन के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ऑपरेट कर रही है, वो वैसी की वैसी सूरत हाल है। मुझे उसके अंदर फिलहाल कोई तब्दीली नजर नहीं। ये बताइएगा मंसूर कि क्या मैंडेट में हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, मरवत साहब जो है वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा पूरी तरह से मैंडेट अगर दे दिया जाए ना सुहेल आफरीदी को, तो उनको जिस काम के लिए लाया गया है यानी कि तहरीक चलाने के लिए, वो फिर ही जो है वो कुछ इफेक्टिव रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में अचकज़ई साहब, राजा नासिर साहब जो हैं, चाहे डायलॉग का मैंडेट हो या फिर कोई मूवमेंट का मैंडेट हो, दोनों ही बड़ी क्लैरिटी से जो है वो उन्हीं के पास मौजूद हैं। तो इसमें सुहेल आफरीदी को आप कैसा देख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को या उनके जिम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप कैसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल में शायद मरवत साहब को लेटेस्ट आइडियाज इतने ना हो, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब का जो ग्रुप है वो खुद भी अलीमा खान साहिबा से जरा थोड़ा सा ना अपने आप को डिस्टेंस पे रखना चाह रहा है। वो अलीमा खान साहिबा के उस वो जो तुंदो तेज किस्म के बयानात होते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा था कि जनाब जो इमरान खान के हवाले से अगर कोई मुज़ाकरात की बात करेगा तो वो इमरान खान के साथ नहीं है। हमने ये क्वेश्चन एक्चुअली सुहेल आफरीदी साहब से किया था, तो उन्होंने कैटेगोरिकली एक जुमला कहा, उन्होंने कहा अलीमा खान साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आई वाज टेकन अबैक, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल फ्लैट जो है वो इस चीज को कट ऑफ कर दिया कि शी इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना है। उन्होंने कहा आखिरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें अचकज़ई साहब के हवाले से आई हुई है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से आई हुई है, हम उसी को फॉलो करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो टू दिस थिंग कि जनाब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। एक दो साफियों ने उन्हें पुश भी किया कि जनाब आप एक जगह पे मज़ामत की बात कर रहे हैं, एक जगह मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मरियम नवाज का एक्चुअली सेंटेंस रिपीट किया कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अच्छा सर, बिल्कुल, तो ये आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी है, ये कंफ्यूजन नहीं है? वेल मज़ामत होगी मुफाहमत होगी, लास्ट टाइम इस फॉर्मूले ने उन्हें तो डिविडेंड्स दिए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फॉर्मूले के ऊपर जो है कोई रिजल्ट निकाल पाती है नहीं, मेरे ख्याल में तो वक्त बताएगा। बट उस वक्त के निजाम और आज के निजाम में फर्क भी बहुत है। जी हाँ, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और आज की एस्टैब्लिशमेंट में भी फर्क बहुत है। जी। अच्छा मंसूर, ये जो आप लोगों ने उनसे सवाल किए उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा जनाब कि लाहौर डेवलप तो बहुत हुआ है, लेकिन हमारे लीडर का विजन ये है कि सड़कें बनाने से कौम अजीम कौम नहीं बनती या कौमें नहीं बनती। हाउ डू यू, मतलब इसको कैसे वैल्यूएट कर, क्या करें फिर? खोते रेडी पे सफर करें लोग, कोई मतलब है कोई सड़कें ना हों, रोड्स ना हों, ये मतलब क्या, मतलब आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड ये किस तरह का विजन है कि सड़क की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, तो लोग कैसे ट्रैवल करें, कहाँ से आए जाएं, और ये क्या विजन है सर? ये वो विजन बिल्कुल इमरान खान साहब के विजन है। वो बिल्कुल जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अभी कई जगहों के ऊपर जो है वो उन्हें थोड़ी सी मेच्योरिटी की जरूरत है, कुछ चीज़ों को सीखने की जरूरत है। अब यू डू नॉट गिव दीज सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। सड़कें ज़रूरी होती हैं क्योंकि सड़कों के जरिए अस्पताल बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, दुकानें बनती हैं, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। सड़कें नहीं होती तो ये चीज़ें भी जो है वो काफ़ी हद तक नहीं बनती। सो हर चीज़ जो है पॉलिटिकल रिटोरिक जो है वो नहीं हो सकता कि आप बस ये कहें कि जनाब हम जो है वो भूखे रह लेंगे लेकिन इंकलाब लेकर आएंगे, इस तरह नहीं होता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
सो ये बेसिकली पीटीआई का वो जो एक मैं एक्चुअली देख रहा था, मेरा ये क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डाला गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर थे उन्होंने कहा छा गया सुहेल अफरीदी, छा गया, कमाल कर दिया उन्होंने। सो वो इमरान खान साहब ने जो इतने सालों से उनको फीड किया हुआ है, सुहेल अफरीदी साहब भी वही फीड कर रहे हैं, तो उसी फीड के ऊपर वो चलते जा रहे हैं। जब पुरानी फीड वैसे ही चल रही है तो यही फीड देते रहे अगले 10 साल और इसी तरह ही फीड देते रहे। नहीं, फिर तो इसमें अफरीदी साहब इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं। अगर मार्केट में बायर मौजूद है इस फिलासफी के, और वो कहते हैं मार्केट तो उस पर डिमांड से सप्लाई पे चलती है, डिमांड मौजूद है कि भाई साहब हमें कुछ सड़कें नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए सर इनको, हमारे इन दोस्तों को और हमारे ये जो सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, फिर कैसे तब्दील करना चाहते हैं? वो तो हालांकि एक गोरे का कौल है कि अगर आपने किसी जगह तरक्की करनी, वहां सड़क दे दें तो तरक्की खुद ही चल के पहुंच जाएगी। ये तो कहते हैं सड़क जरूरी नहीं है उसके लिए, तो किस चीज की फिर अगर तरक्की इनके जहन में है सर? मैं क्लासर साहब, मैं अक्सर ना इन दोनों जमातों के हवाले से, नून लीग और पीटीआई के हवाले से एक बात कहता हूं कि एक जमात जो मौजूदा नून लीग है वो अगर चाराने का काम करती है ना, तो एक रुपए का इश्तिहार बनाती है। मतलब चाराने का काम करके 1 रुपए का इश्तिहार बनाती है। ये वो क्या कहते हैं, धेले का काम नहीं करेंगे, लेकिन इश्तिहार जो है ना वो 2 रुपए का बनाएंगे। मतलब किसी किस्म का कोई आप इनसे यूनिवर्सिटीज के नाम पूछें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्पिटल्स के नाम पूछें, वो सही तरह नाम नहीं आते होंगे, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे यंगस्टर को अट्रैक्ट करने की खातिर, क्योंकि उनको पता है प्लेटफॉर्म वो है। आज का यंगस्टर जो है वो मेरे आपके चैनलों को नहीं देखता, वो इधर जाता है, यूट्यूब के ऊपर जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है। इसको ग्रिप करके रखें, इसके ऊपर जो मर्जी सौदा बेचे। ये जज्बाती लोग हैं, ये इन लोगों को तो आइडिया है नहीं कि एक्चुअली तरक्की किसको कहते हैं। इनको यही नारे बेचें, इसी तरह इनको खुश रखें। और मतलब वो फलां ने फलां को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, बस मुंह तोड़ का लफ्ज लिख दिया ना आपने, वह कमाल हो गया। चाहे उस जो वो जवाब में कोई सेंस थी या नहीं थी, मुंह तोड़ कर दिया, दांत खट्टे कर दिए, कहीं का ना छोड़ा, मुंह काला कर दिया। ये इन थंबनेल्स की बुनियाद के ऊपर हमारी ये यूथ जो है ना आज पॉलिटिकल अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। मतलब तो आप मंसूर, आप ये कह रहे हैं मंसूर के आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप टिकटॉक पे हूँ, डक द कोका, कैदी 804, आजकल जैसे वो कहा जाता है कि रील्स बन रही हैं, मरियम साहब भी एतराज आता है, वहाँ भी बहुत सारी रील्स टिकटॉक वगैरह नजर आते हैं, करके वो दावा करते हैं ना कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। सो लोगों को कलेक्टिव वर्क से, डेवलपमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप अपना नैरेटिव सोशल मीडिया पे बना लें तो लोगों को फिर आप ये कह सकते हैं जी सड़कें हमें नहीं चाहिए, लोग भी कहें जी हाँ जी हमें सड़कें नहीं चाहिए, बस ऐसे ही हमें खान चाहिए या खान के आगे सिपाही चाहिए। तो ये तो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि वो तो डेवलपमेंट नहीं चाहता, वो जो खान साहब का उनका सपोर्टर जो वर्कर है, और फरीदी साहब भी यही कहते हैं, वो कहते हैं इसके ये इमरान में तो हमें कोई इसके अलावा कोई काम नहीं चाहिए सर। वो हमारे ना इस प्रोग्राम के अंदर एक खातून भी बैठी हुई है, मैं पहले ही उनसे माजरत करके, क्योंकि वो हमारी भाभी भी हैं, मैं अगली जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि कभी कभार वो इस तरह होता है ना कि आपको किसी खातून से इश्क तो हो जाता है, आप उसके लिए घर वालों से लड़ भी पड़ते हैं, वो घर वाले ना उसके मान रहे हो ना आपके मान रहे हो, आप फिर भी कोई तीसरा तरीका निकाल के निकाह कर भी लेते हैं। खैर उसके बाद शादी हो भी जाती है, लेकिन जब शादी होती है ना और उसके बाद जब वो घर आती है तो वो पता लगता है कि उसको घर के कामकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सारा दिन जो है वो सोने में लगाना चाहती है, वो जो है ना बच्चों की देखभाल के अंदर इंटरेस्टेड है। तब जाके जब इश्क का भूत उतरता है तो आपको एहसास होता है कि यार मैंने किससे प्यार मोहब्बत कर ली, इसकी खातिर मैं दुनिया में कहां से कहां चला गया। तो मुझे कभी कभार लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर का जो एक साइकिल है ना वो 10 साल का होता है। वो 10 साल का वो इश्क मोहब्बत चलता है, और 10 साल के बाद जाके उन्हें बताया पीछे 10 साल जब वो उठा के देखते हैं तो उनको उस्मान बुज़दार नजर आता है, उनको मतलब वजारत खजाना के अंदर तब्दीलियां नजर आती हैं, उनको 100 दिन का वो जो टाइम था उसके अंदर कोई चेंज नजर नहीं आता, उनको डॉलर जो है जो 122-23 पे था वो जाके 180 के ऊपर जब नजर आता है तब वो कहते हैं कि नहीं यार ये वो तब्दीली नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है इस प्यार मोहब्बत से इश्क का भूत उतरने में 10 साल का टाइम लगता है कम से कम। जी रबिया, आप कोई पूछना चाह रही थी मेरा ख्याल? जी मैं ये पूछना चाही थी मंसूर के अब ये पूरा जो विजिट था सोहेल आफरीदी का, इसकी क्या टाइमिंग पे भी आप कोई एनालाइज करना चाहेंगे इसको, जहां पे एक तरफ इतनी ज्यादा मुज़ाकरात की जो है वो बातें गर्म है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। मैं असद कैसर साहब को भी सुन रही थी, एक्चुअली उन्होंने कहा बस मेरा हर्फ ही समझें कि जो पीटीआई की पॉलिसी है जो भी मैं कह रहा हूँ, और वो यही कह रहे थे कि इवन अलीमा खान साहिबा जो इतने उन्होंने एग्रेसिव बयानात दिए, लेकिन इवन वो भी ऑन बोर्ड है मुज़ाकरात को लेकर। तो जहां एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी का ये विजिट, इसके टाइमिंग को आप कैसा देख रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है जो आप जिसको एनालाइज करना चाहेंगे? मेरा ख्याल में मैं इसको मोर ऑफ जिसे कहते हैं ना वो क्रिकेट मैच से पहले जो पिच का मुआयना करने के लिए दोनों कप्तान जो है वो जाते हैं, जाके देखते हैं घास कहाँ पे है, पिच कितनी फ्लैट है, मौसम का कितना फर्क उसका कितना इफेक्ट आएगा पिच के ऊपर।
ये बेसिकली उन्होंने जाके पॉलिटिकल टेम्परेचर मेरे ख्याल में आके चेक किया है, और उसको आके उन्होंने सिर्फ ये चेक किया है कि अगर मैं किसी बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान करता भी हूँ तो मुझे पंजाब से कितनी को सपोर्ट मिल जाएगी। और आई एम प्रीटी श्योर, ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन तो मेरे ख्याल में वो ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनको काफी तक आइडिया हो गया कि वी आर इन मेस ओवर हियर, वी आर नॉट, क्योंकि अगर ये मेस ना होता ना, हाँ जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मेस ना होता तो आलिया हमजा साहबा ये ना कहती कि जनाब मैं बहुत बड़ी तब्दीलियां जो है मैं करने जा रही हूँ, मेस है जिसकी वजह से उन्हें ये ट्वीट करना पड़ा। अच्छा ये बताएगा, जहां हम इसकी बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जो नजर आती है मंसूर, वो यही है कि पीटीआई की तो दो ही डिमांड्स हैं, इमरान खान की रिहाई या मैंडेट की जो है वो वापसी। ये दोनों डिमांड्स जो हैं ये हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो भी एजेंडा था उस पर भी नहीं नजर आई। हुकूमत ने भी जो है वो साफ साफ कह दिया है कि इस पे जो है वो कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी। तो फिर ये मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? पीटीआई का इसमें क्या फायदा है, या फिर ये कहना ठीक होगा? हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर ऊपर से ये एजेंडा है ना, अंडरलाइंग तो मकसद यही है कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए और इस पे जो है वो आगे बढ़ा जाए। आप इसको कैसा देख रहे हैं? नहीं, मेरा भी यही ख्याल है। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं तो जाहिर बात है ऐसा नहीं होता कि आप 1 पॉइंट एजेंडे या 2 पॉइंट एजेंडे के साथ बैठते हैं। आप काफी ज्यादा लंबी चौड़ी अपनी लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, विश लिस्ट आप क्रिएट करते हैं, और उसमें से चीजें जो है फिर निकलना शुरू करती हैं। अल्टीमेटली मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स डाउन टू दीज डिमांड्स, ये जो दो डिमांड्स हैं, इसमें से अल्टीमेटली मेरे ख्याल में 8 फरवरी की जो डिमांड है शायद उसको गिव अप कर दिया जाएगा। एंड ऑफ द डे वो यही है कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो, ये बेसिकली फ्री इमरान खान मूवमेंट है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं समझता इसको। अच्छा मंसूर, एक इस पे हमने माजी में भी देखा है कि इन्होंने लेटर लिखा था, इन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने मरियम साहिबा को, जब इनकी मुलाकातें नहीं हो रही थी इमरान खान साहब से, अब भी नहीं हुई, अब एक और लेटर भी लिखा है। तो मरियम साहिबा ने पहले लेटर को मेरा ख्याल जवाब नहीं दिया था, इसका आपको क्या लगता है दूसरे लेटर का? क्योंकि ये डायरेक्टली मरियम साहिबा, उनकी गवर्नेंस, उनकी हुकूमत, उनके आगे पीछे मुशीर जो भी थे, जो उनका बकौल बदतमीजी हुई, मिस ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारी गाली गलोच हुई, और वो हम सब जानते हैं। क्या मरियम साहिबा ये इस खत का जवाब देंगी? इन साल्ट एक चार्जशीट है जो उनपे चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, बड़ा उसमें डिटेल से उन्होंने लिखी है एक चीज़ के हमारे डेलीगेशन के साथ, मेरे साथ, सोशल मीडिया पे, दुकानों में, मार्केट्स में क्या कुछ सलूक हुआ। तो डू यू सी मरियम रिस्पॉन्डिंग? उनका मिजाज है वो थोड़े अग्रेसिव मिजाज है, क्या वेल लेफ्ट पे बिलीव रखेंगी, या वो इसका जवाब देंगी इतने सख्त लेटर का? अच्छा, मेरा ख्याल में अगर वो मरियम नवाज साहब जवाब दे देंगी ना तो मेरे लिए वो ज्यादा शॉकिंग बात होगी। अच्छा, क्योंकि मुझे जो इंप्रेशन आ रहा है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन कम से कम जो खबरें आई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे जो मुझे इंप्रेशन आ रहा है, वो इंप्रेशन ये है कि हम सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो एंगेज भी नहीं करेंगे। ये मतलब मरियम नवाज साहब बेशक आज वजीर आला है, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो अपने आप को एक्चुअली वजीर आजम देखती हैं। वो उनका असल एम तो वो है। तो वो, और उनको पता है कि सोहेल अफरीदी साहब को तो वो, ये आप शहबाज शरीफ साहब को डरा रहे हैं या ये बिलावल भुट्टो साहब को बता रहे हैं कि अगर आप भी उम्मीदवार हैं? ग्राउंड रियलिटी जी सर, ये ग्राउंड रियलिटी है। ये अगर आप ये समझते हैं कि वजारत आला की कुर्सी मरियम नवाज साहब का टारगेट था, तो ये गलत है। ये एक्चुअल टारगेट उनका वजारत उज़्मा है, चाहे वो 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन डे 1 से उनकी नजर एक्चुअली वहां पे। आपने दिलचस्प बात की है, नई बात की है। तो आपने भी यहाँ पे कुछ 4, 5, 6 ज्यादा, मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, 8-10 वजीर आजम का दौर आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं सारे इसका। आपको क्या लगता है कि मरियम साहबा कैसी वजीर आजम होंगी? उनके वाले साहब भी वजीर आजम रहे 3 दफा, उनके चचा जान 2 दफा वजीर आजम है, बाकी दरमियान में गुजरे हैं। आप क्योंकि मरियम साहबा को आप अभी कह भी रहे थे, आपने उनको कवर भी किया है, कई दफा इंटरव्यूज, मीटिंग भी की है, आपकी क्या रीड है कि मरियम साहबा कैसी वजीर आजम होंगी अगर हुई तो? मेरे ख्याल में देखिए, वजारत उज़्मा की जो एक कुर्सी है ना, जो एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब को, जिस बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर मैं कंपेयर करूं चाचा और भतीजी के बीच में, तो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, वाले साहब के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जी सर, वो वालिद साहब एक्चुअली रेस में नहीं है ना वो रेस में आएंगे कभी। अब तो चाचा और भतीजी की दरमियानी रेस है। राइट। तो चाचा के अंदर जो चीज है ना, वो ये है कि वो रिवेंजफुल नहीं है। वो आपने नोट किया होगा, वो कभी ये जाके नहीं कहेंगे मैं उसका एसी उतार दूंगा, मैं इसको 5 बंदों को अंदर बंद कर दूंगा, मैं तुम देखना तो सही मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। और उन्होंने कभी सोशल मीडिया कैंपेन भी नहीं चलाई उनके, कभी आपको भी, मुझे, किसी को हम साउथ तनकीद करते रहिए, शहबाज शरीफ साहब को दाद देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे। जो केपी के सीएम है सोहेल आफरीदी, लाहौर में उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की, उस हवाले से क्या क्या बातें हुई उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज का इजलास हुआ और क्लासा साहब वहां पर मौजूद थे। उसमें क्या डिटेल जो है वो डिस्कस हुई। एक तो माहौल खराब करने के लिए मोटरसाइकिल्स को जो है वो इसका जिम्मेदार करार दिया गया। ई बाइक और रिक्शा के हवाले से जो है उस कुछ अहम इनकशाफात जो है वो किए गए। और दूसरा इशू जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से था। वो क्या इशू था वो भी हम क्लासा साहब से पूछते हैं। क्लासा साहब, क्या डिटेल्स हैं इस इजलास की? हाँ बिल्कुल, आज ये कमेटी का इजलास था। ये इसकी आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में। शायद अभी ज़्यादा इसके बारे में नो हाउ नहीं, अगरचे यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं लोगों ने बाई करना, या कुछ चाइनीज़ कंपनीज हैं या बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, हाइब्रिड टाइप आ रही हैं, कुछ फुल्ली भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। सो आज उन्हीं पे एक ब्रीफिंग थी और मैं भी गया। मैंने कहा ज़रा जा पता करें, चेक करें ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनकलाब आ रहा है तो इसको ये कैसे हैंडल किया जाएगा, मुतारिफ कराया जाएगा। सो वहाँ पे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए तो बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन थी। नहीं मत से वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी आए हुए थे, आसिफ सईद खान साहब आए हुए थे। बड़ी खूबसूरत उन्होंने ब्रीफिंग दी, बड़ी कम्प्रीहेंसिव। भाई मत से बड़े अरसे बाद किसी एक ब्यूरोक्रेट को देखा है कि जो अपने सब्जेक्ट पे पूरी तैयारी करके आया और पूरी उन्होंने कोई 1.5-2 घंटे तक पूरी कमेटी मेंबरान को, मीडिया था, बाकी लोग भी थे, बड़ी तफसील से एक चीज़ उन्होंने बताई और उन्हें अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप थी। मत से आपको पता है बहुत कम ही मैं अफसरान की तारीफ करता हूँ, बट ये आसिफ सईद खान साहब जो है उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग की। अब 2-4 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये है कि चाइनीज़ कंपनी जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। ये बताया गया जनाब कि इस वक्त आपकी सड़कों पर कोई 2,80,86 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं और टारगेट इनका यह है कि 2030 तक आपने यहाँ 30% गाड़ियाँ जो आपके या सड़कों पे होनी चाहिए इलेक्ट्रिक ये गाड़ियाँ होनी चाहिए, और ये उनका टारगेट है। प्लस उनका ये कहना था कि मेजर जो यहाँ पोल्यूशन हो रही है पाकिस्तान में, जो आपको पता है आलूदगी एक बहुत बड़ी एक मतलब लाइफ एक थ्रेटनिंग एक आपको वो बन चुका है एक यहाँ पाकिस्तान में भी दुनिया भर में, उसमें मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले जो हैं ये सबसे ज्यादा हैं। अब उसके लिए उन्होंने स्कीम लेकर आए हैं, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, कि आप यहाँ पे 2 व्हीलर्स हैं और आपके 3 व्हीलर्स हैं। 2 व्हीलर्स में आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो दी जा रही हैं, जिस पे 80,000 रुपए के करीब हुकूमत जो है वो उनको वो दे रही है, सब्सिडी दे रही है। कोई 2.5 लाख रुपए के करीब का एक मतलब है आपको मिल रहा है, एक ई बाइक मिल रही है, तो 80,000 हुकूमत देगी। उसके लिए अभी से उन्होंने बैठ कर 1,16,000 के करीब तो मेरा ख्याल है बाइकर्स हैं, कुछ 3-4 हज़ार जो है रिक्शे वाले हैं। उसका फिर उन्होंने उसको कोटे में बदल दिया, पूरे मुल्क में हर सूबे का अलग-अलग उन्होंने कोटा कर दिया है और फिर उसकी एप्लीकेशन मांगी जाती है। बता रहे थे मेरा ख्याल है कोई 40,000 के लिए 4 लाख से ज्यादा उनको एप्लीकेशन आई थी कि आप हमें सब्सिडी दें। सो बड़ी तेजी से चीजें होती जा रही हैं। वो कहते फिर उसको वो करते हैं, उसकी कुरानंदाजी के जरिए दी जाती हैं और इसको बढ़ाया जाएगा। सो दैट्स ए गुड इनिशिएटिव। भाई मस्त है कि सड़कों पे जो आपको धुआं सारी चीजें नजर आती हैं और पूरी मतलब पोल्यूशन से लोगों का बुरा हाल हो जाता है। एक तो वो उन्होंने बताया, प्लस वो चाइनीज कंपनी जो है वो आ रही है यहाँ पे, पाकिस्तानी लोकल कोई ग्रुप्स हैं वो उनके साथ मिलकर यहाँ पे अपने अपने यूनिट जो हैं वो लगा रही हैं। सो आने वाला दौर जो अगले 5-10 साल में मुझे लगता है कि आपका कल्चर जो रोड्स पे है वो बड़ी तेजी से बदलेगा। आपको पेट्रोल वगैरह की इनकी जगह पे अब आप मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। और प्लस ये भी बताया चार्जिंग की जो फैसिलिटी की बात हुई कि जनाब अब यहाँ CTA के हद तक बता रहे थे, इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि अब जो भी नए पेट्रोल पंप लगेंगे वहाँ पे 2-3 चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी होगा, उसके बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो मौजूदा है उनको भी कहा जा रहा है कि आप जो है एक आध आपके पास भी आपको ये चार्जिंग होनी चाहिए। सो ओवरऑल जो उससे मुझे नजर आया है कि आने वाला जो आपका दौर है, अभी से लोग शायद मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होंगे। एक साइलेंट रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है। इन्वेस्टमेंट का रुख जो है वो बड़ी तेजी से इन साइड पे जा रहे हैं। देखते हैं अगले 5 सालों में जो टारगेट रखा है उन्होंने कि आपने 30% गाड़ियां जो हैं आपकी जो हैं वो होनी चाहिए, मतलब आपके इलेक्ट्रिक होनी चाहिए बाई 2030 इलेक्ट्रॉनिक। जी सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासरा साहब हमें आगाह कर रहे थे। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज का इजलास था और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के हवाले से जो है वो बात की ताकि जो पोल्यूशन है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके आने वाले टाइम में। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।